जस्ट रिकैप थोड़ा सा, हाँ, कि दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एंड देन फैराडे लॉ को समझा था। उसके बाद हमने लेंज लॉ, और फिर उसके बाद कि यदि कोई भी कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा, मींस हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में देखा था। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में कि हाउ इट्स वर्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हमने देखा कि यही मोशनल ईएमएफ चल रहा था हमारा। फिर उसके बाद हमने एडी करंट और ये क्या कहते हैं, एडी करंट के बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कौन सा चीज, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। सो वी विल स्टार्ट सेल्फ इंडक्शन। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि इंडक्शन का मतलब, सबसे पहले अगर हम सेल्फ इंडक्शन से देखें, पहले से पहले इंडक्शन को मतलब समझें, तो इंडक्शन का मतलब हमने सीखा था कि यदि किसी भी कॉइल के थ्रू, किसी भी कॉइल के थ्रू यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है किसी भी कॉइल के थ्रू, या किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है यानी फाई चेंज करता है, तो इसके अक्रॉस ईएमएफ जनरेट होता है और इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन। दैट फिनोमेना नोन एज इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू, हाँ, सी वन थिंग, कि सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ कि जैसे मान लो ये आपके पास कॉइल है, देयर इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं इसके अंदर कैपिटल एन है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल। सो जब इसके और इस पूरे कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही करंट जाएगा तो वी नो दैट these coils produce magnetic field, these coils produce magnetic field, you can see this produce magnetic field. So what happen, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए एनी हाउ, किसी भी तरीके से इसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, वो चेंज तभी होगा जब इस कॉइल के थ्रू करंट जो जा रहा है, इस कॉइल के थ्रू जो करंट जा रहा है, यदि वो चेंज हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सनलॉइड के अंदर, सनलॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, कितना होता है सनलाइट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई। म्यू नोड इनटू एन आई, फॉर व्हाट, इट देयर इज सम कंडीशन ना, नाइट लॉन्ग हाँ, सॉलिनॉइड। इनफाइनाइट लॉन्ग सनलाइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो इनफाइनाइट लॉन्ग सनलाइट है, तो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नोड इनटू एन इनटू आई होता है। तो जब आई चेंज करेगा आपका, you can say when current is change, so magnetic field is change, and we know that magnetic flux जो होता है that is B dot S होता है, where S is the surface area, surface area. So here you can say surface area means the coil का जो surface area है that is not change, actually में इस solenoid ये जो surface area है that is not change, that cannot be changed. Also, number of turns per unit length is also fixed. We can only change current. So as current change, then magnetic field change. If the magnetic field change, you can say magnetic flux through the coils are change. Magnetic flux through the coils change. So suppose we have इस तरह से समझते हैं, let's suppose we have only two coils right now. Suppose we have only two coils, let's suppose only two coils. So what happened, suppose in this coil current is I, also in this coil current is I, but if I change, then what happened, the magnetic field produced by this coil is also change.
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेट्स सपोज दैट इज B1 that will be change. लेट्स सपोज I1, ये जो I है दैट इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर B1 इंक्रीज हुआ तो इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, फाई इज ऑल्सो इंक्रीज। बट यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ। सो इसके अंदर करंट किधर की तरफ इंड्यूस होना चाहिए, देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट। सो करंट जो होगा वो कैसे होगा इसमें इंड्यूस, ऐसे करके, ताकि वो इसके इफेक्ट को अपोज कर सके। वी नो दिस थिंग, है ना। सो वी हैव करंट ID, दिस इज इंड्यूस करंट। तो अब देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले करंट I था, बट एक करंट इंड्यूस हो रहा है ID, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर करंट चेंज होगा तो इस वाले कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, दैट इज ऑल्सो चेंज, दैट इज ऑल्सो चेंज, दैट इज ऑल्सो चेंज, दैट इज ऑल्सो चेंज। सो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो गया। पहले करंट आई था, अब ID हो गया, तो करंट चेंज हो गया। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, अब इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। फिर करंट जैसे ही इसमें चेंज हुआ, ये क्या करेगा, इस वाले जो येलो वाला लाइन मैंने बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो फिर चेंज हो जाएगा, फिर से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। सो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यू कैन थिंक दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूस। इसमें चेंज हो रहा है, इसके वजह से इसमें चेंज आया, इसमें चेंज आया, और फिर इसके वजह से इसमें चेंज आया। तो ये चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा, कभी इसके वजह से इसमें, इसके वजह से इसके में। बट दोनों कॉइल के अंदर सेम करंट है। दोनों कॉइल के अंदर देखो मैंने इनिशियली करंट क्या लिया है, सेम लिया है, I और I। तो ये हम कह सकते हैं ये एक ही कॉइल है। ऐसे ये दोनों एक ही कॉइल, अगर करंट सेम रहेगा कॉइल्स के अंदर तो हम उसको एक ही कॉइल मान सकते हैं, कि मान लो ये एक ही कॉइल्स है सारे के सारे, इसमें और भी कॉइल्स होंगे ऐसे करके। तो ये जो फिनोमेना देख रहे हो इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, खुद बखा खुद, मींस इसके अंदर करंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर EMF इसी के अंदर चेंज हो रहा है, और EMF के चेंज होने की वजह से इसके अंदर ही करंट इंड्यूस हो रहा है। फिर करंट इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से फिर से करंट चेंज हुआ, फिर से फ्लक्स चेंज हुआ। So this phenomena is known self induction. This phenomena is known as self induction. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये चीज तो हमने देखा। Okay. अब now let's define the mathematical definition of self induction. Mathematical definition of self induction. So we have two definition actually. We have two definition. First definition. We have two definition. You can think, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर करंट चेंज होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड के। सो और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। सो यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स, इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट्स करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ओके, बट यहां पर एक कॉइल नहीं है, देयर इज अ n नंबर ऑफ कॉइल, देयर इज अ n नंबर ऑफ कॉइल। तो टोटल, अगर टोटल फ्लक्स चेंज निकालेंगे, ये जो फ्लक्स मैंने चेंज निकाला है वो एक कॉइल के थ्रू निकाला है। तो अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स के थ्रू अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज निकालूं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूं, तो दैट शुड बी इक्वल टू n into n phi is directly proportional to current. This is a total flux. Total flux through
सोलेनॉइड। बट यहां पर इसको अब इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूं, सोलेनॉइड ना करके इसका नाम मैं दे रहा हूं इंडक्टर। दैट्स नोन एज इंडक्टर। इंडक्टर इज अ डिवाइस वेयर, inductor is a device, inductor you can say it is a electrical device, it is a electrical device in which self induction phenomena take place, self induction phenomena take place. So you can say this is the total magnetic flux through inductor. Inductor is directly proportional to current through this conductor. जितना ज्यादा करंट होगा that should be equal to, so if you remove this proportionality constant, so if you remove this proportionality constant, so you get n phi is equal to L into I, where L is what? It's called inductance. It is a what? It is not a property, remember, inductance. This proportionality constant known as inductance, and it depend upon, we will see this thing, okay, it depend upon shape and size and material inside the inductor, इंडक्टर के अंदर किस टाइप का मटेरियल है, हमने यहां पे वैक्यूम मान रखा है, देयर इज नो मीडियम एक्चुअली, बट सपोज यहां पे मैं मीडियम कुछ प्लेस कर देता हूं, लेट सपोज आई प्लेस आयरन रॉड इनसाइड दिस इंडक्टर, or we can place copper rod, or we can place any other kind of material here. So what happened, the value of this inductance is also different, and it depend upon what? Shape and size, shape of this inductor and size. What is the shape or what is the size? Size means number of turns, कितने number of turns होंगे उसके ऊपर it depend करेगा. So this is the first definition of, you can say this is the first definition of self inductance, induction. So this is very important. Yes, the second definition, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. Yes, very easy. कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछो, ठीक है? सेकंड डेफिनेशन, तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है कि देखिए, आफ्टर ऑल हो क्या रहा है कि करंट यदि चेंज करेगा, करंट चेंज होगा तो उसके से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? दैट इज द सेल्फ इंडक्शन, कि यदि मैं करंट चेंज कर रहा हूं तो करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट खुद बखा खुद इंड्यूस होगा, या ईएमएफ इसमें खुद बखा खुद इंड्यूस होगा. जैसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इंडक्टर है, और इसमें मान लो करंट मैं इधर की तरफ कह रहा हूं आई जा रहा है, तो अगर आई इंक्रीज कर गया, आई इंक्रीज, तो आई अगर इंक्रीज करेगा उसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से बी इंक्रीज करेगा, और इसके वजह से क्या होगा, फाई इंक्रीज करेगा, और इसके वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा अक्रॉस, ये पॉइंट मान लो ए और बी, इस कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन करंट. बट यू कैन थिंक वन थिंग कि अगर करंट इंक्रीज, सो वी नो दैट कि अभी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, व्हाट सेड लेंज लॉ, कि वॉट एवर द कॉज इफेक्ट शुड बी अपोज, है ना? यहां पे ये जो है हमारा इफेक्ट है, दिस इज द इफेक्ट,
एंड दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉज, ये कॉज है। तो करंट इंक्रीज कर रहा है इसके अक्रॉस, जिसके से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और यू कैन से आई इंड्यूस हो रहा है। तो ऐसे होना चाहिए ताकि इस इफेक्ट को, इस कॉज को ये इफेक्ट क्या कर सके, अपोज कर सके। तो वो तभी हो पाएगा जब बैटरी कुछ इस मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बैटरी से रिप्लेस कर रहा हूं। जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको मैं बैटरी से रिप्लेस कर दे रहा हूं। ये ईएमएफ डेवलप हुआ किसके अक्रॉस, ए और बी के। बट यू कैन सी इसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी करंट जो होगा इधर की तरफ इंड्यूस होगा, आई डी, एंड दिस इज अपोज दिस करंट, दिस करंट, दिस इफेक्ट अपोज दिस। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई डाउट है तो फिर से देखो, एक और इसको और तरह से समझ सकते हैं। No. हाँ ठीक है, एक बार और इसको थोड़ा समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज जो है बनाया है मैंने सिंबल, ये अभी यूज होगा हर एक जगह, इसमें भी, एसी में भी और इस चैप्टर में भी होगा। तो ये सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैंने कहा कि इसमें करंट आई है, आई जो है इसमें करंट है, एंड दैट आई इज डिक्रीज, आई एम सेइंग दैट डिक्रीज, ये हो गया मेरा कॉज। सो आई के डिक्रीज होने से बी डिक्रीज करेगा, और बी के डिक्रीज होने से फाई डिक्रीज करेगा, और फाई के डिक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दिस इज इंड्यूस्ड, और आई इंड्यूस होगा। बट करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होना चाहिए इसके अक्रॉस, तो ताकि क्या कर सके, इस करंट को बढ़ा सके। तो देखो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, बट इस तरह से हुआ है ताकि इसके वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, यू कैन से दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ये इंक्रीज कर दे रहा है, इस कॉइल के थ्रू करंट जो है इंक्रीज कर दे रहा है। ओके, एनी प्रॉब्लम? No sir. यस, ओके। तो इसी चीज को आप देख सकते हैं, वी गेट दिस एफ साइल डी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट डिपेंड आल्सो, बिकॉज यू कैन से दिस डिपेंड अपॉन phi, according to Faraday, according to Faraday, this is equal to what, minus d phi d by dt, d phi by dt। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स n हुआ तो we multiply n according to the Faraday, this is the EMF induced। now phi, you can say minus a phi n phi b, n phi b अभी हमने पहले डेफिनेशन में देखा, n phi is directly proportional to I, means n phi equal to what, L into I, n phi equal to, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, ये हो गया according to the Faraday EMF induced across the coil that is equal to minus D into n, total number of coils, into phi b, total magnetic rate of change of total magnetic flux, rate of change of total magnetic flux, where n phi b is equal to, we know this thing, that is equal to d by dt L into I। there is a one assumption. What is the assumption? Assumption we take here, L is independent of time, L is independent of time, independent of time means this inductance does not change with respect to the time, but in reality, because you can see this L depend upon what, L depend upon, L depend upon, I was writing here, L depend upon shape, size as well as material inside, and we know that material means what, property, we are saying that property means L depend upon property of material, L depend upon property of material which is placed inside this inductor, inside the inductor. So if you can say magnetic property that can be changed, magnetic property that can be changed over the time, that can be changed over the time, but we are assuming always in this
भाई ये आप जब हाई लेवल में जाओगे देन दिस थिंग विल बी कंसीडर, बट at that point we are considering that L is independent of the time, means the material which we are placed inside this inductor, its property will not change over the time, that is constant over the time, that is does not change. And we study about the properties of the material, magnetic property of the material. So that magnetic property of the material does not change over the time. Magnetic susceptibility, permeability, that all properties I discussed in last class. So that does not change over the time. So that's why this is L is independent of the time. So if L is independent of the time, so we can take outside. This is L di by dt. So EMF induced across the inductor, EMF induced across the inductor, across the inductor, across the inductor, across this inductor, EMF, whatever EMF is induced is equal to minus L di by dt. Minus sign come why? Because according to the Faraday, this oppose negative kya आया? Because effect oppose the cause, oppose the cause. So that is the our second definition of self induction. This is the first definition, this is the second definition. Any problem in this topic? No, sir. No, sir. Okay, so now अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेल्फ इंडक्टेंस? क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज? क्यों, जरूरत क्या है इसे पढ़ने का? ये ऐसे हम पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग पे टेंशन बढ़ाएंगे, इसका कुछ तो रीजन है. तो सिग्निफिकेंस, significance of self inductions, self induction और इंडक्टर. सी, मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने बताया था आपको कि बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का एलिमेंट लगा होता है, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट. एक्टिव एलिमेंट लाइक, हाँ, एक्टिव एलिमेंट में मैंने बताया था आपको कि जैसे बैटरी हो गया, और या फिर अल्टरनेटिंग करंट वाला जो सोर्स हो गया वो. और पैसिव एलिमेंट में जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, या इंडक्टर हो गया. तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट कहते हैं. इनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है. जैसे हमने देखा था, रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन होता था कि वो करंट को अपोज करता था, करंट को अपोज करता, मतलब और बेसिकली जैसे कि कोई बल्ब है, तो बल्ब का काम होता है क्या? प्रोड्यूस करना, लाइट प्रोड्यूस करना, और वो एक्चुअली रेजिस्टेंसी का ही होता है. ठीक है, उसी तरह से मींस एनर्जी को डेसिपेट करना. एक सिंगल वर्ड में अगर हम बात करें तो इंडक्ट जो आपका रेजिस्टेंस का काम हुआ, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, दूसरे फॉर्म, एनर्जी के दूसरे फॉर्म में उसको डेसिपेट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. दैट इज द वर्क ऑफ द रेजिस्टेंस. कैपेसिटर का काम हमने देखा था, दैट इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी, दैट इज स्टोर द एनर्जी. इंडक्टर का काम भी है एनर्जी को स्टोर ही करना, बट जो कैपेसिटर करता था वो किस टाइप के एनर्जी को स्टोर करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता था. बट इंडक्टर का काम है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना. अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है. फिलहाल समझते हैं इंडक्टर का बेसिकली काम क्या है. इट इज यूज्ड टू स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी. सो पहला काम हम समझ सकते हैं. फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू, और it stored magnetic energy, magnetic energy that stored magnetic energy. Okay, and next you can think one thing कि अच्छा चलिए अब देख ही लेते हैं किस तरह से ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है. फॉर एग्जांपल
मैंने ये ले लिया आपका इंडक्टर, लेट्स सपोज दिस इज द इंडक्टर, और इसमें करंट जो है आई फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। अगर 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 ये करंट चेंज कर रहा है तब तो इसका कोई मीनिंग है, बात समझ में आ रहा है? अगर करंट चेंज कर रहा है तब तो इसका कोई मीनिंग है, अदरवाइज ये सिंपल वायर है। मतलब क्या हुआ, अगर आई आपका कांस्टेंट रहता है, अगर आई कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट होने से क्या होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। देखिए, करंट के करंट के चेंज होने की वजह से, यू कैन थिंक हियर, करंट के चेंज होने के वजह से, करंट के चेंज होने के वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अगर करंट कांस्टेंट हो गया, करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो इसके अक्रॉस कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मींस इट्स बिहेव लाइक अ सिंपल वायर, सिंपल वायर। अगर आई कांस्टेंट है तो इट्स बिहेव लाइक अ सिंपल वायर। ओके, सो इट्स बिहेव लाइक अ सिंपल वायर, सिंपल वायर। देन इंडक्टर बिहेव लाइक सिंपल वायर, सिंपल वायर। बट as I increase or decrease, means I change with time, change with time, with time, ठीक है। देन सपोज आई इंक्रीज कर गया, जैसे फॉर एग्जांपल आई इंक्रीज कर गया, फॉर एग्जांपल आई इज इंक्रीज, सो इफ आई इज इंक्रीज, यू कैन सी यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो क्या करेगा, करंट को घटाने की कोशिश करेगा। आई बढ़ा तो ये इसको घटाने की कोशिश करेगा, और जैसे आई कम हुआ तो ये इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। मींस आफ्टर ऑल ये कर क्या रहा है, ये एक्चुअली में कभी करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब आई इंक्रीज किया, लेट्स सपोज आई इंक्रीज, आई इंक्रीज, इंक्रीज, इंडक्टर का काम क्या होगा, इंडक्टर वर्क, इंडक्टर वर्क कि आई को कम करे। और आई अगर डिक्रीज हुआ तो आई को ये क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। आफ्टर ऑल क्या करना चाह रहा है इंडक्टर, इस करंट को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ना। यानी फ्लक्चुएशन जो करंट के अंदर, सर्किट के अंदर, सर्किट के करंट, सर्किट कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो करंट में जो फ्लक्चुएशन होता है, करंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, तो उस फ्लक्चुएशन को क्या करेगा, रखेगा, रोकेगा कि करंट का फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समझिए आपके घर में ये आपका क्या आ गया, जैसे बल्ब है, फॉर एग्जांपल आपका बल्ब है, तो कभी देखते होगे कि कभी कभार को ऐसा होता है कि एकदम से पावर लो हो जाता है, तो एकदम से क्या होगा, पावर जैसे ही लो हो गया तो तुम देखोगे कि बल्ब जो है उसका जो ब्राइटनेस है वो एकदम से कम हो जाएगा। ठीक है, मींस कोई भी फॉल्ट हो सकता है, जैसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर कोई फॉल्ट हो गया, लेट्स सपोज कोई फॉल्ट हो गया, तो फॉल्ट होने पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट यहां पे आ रहा था उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो गया तब भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हानिकारक है। मान लो अगर मैंने बल्ब लगा रखा है 100 वाट का, अगर मेरे करंट और उसके अंदर मैक्सिमम करंट 15 एम्पियर आ सकता है, किसी बल्ब के अंदर 15 एम्पियर करंट आ सकता है, बट अगर मान लो करंट 15 एम्पियर ना आकर के 20 एम्पियर आ गया, है ना, अगर मैं यहाँ पे आगे बल्ब लगा देता हूं मान लो, और इस बल्ब के अंदर करंट जो है वो 15 एम्पियर ही आना चाहिए, 15 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगर मान लो करंट बहुत बढ़ गया सर्किट के अंदर तो ये फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो हम नहीं चाहेंगे कि बल्ब फ्यूज हो, बल्ब फ्यूज ना हो। या मान लो फिर करंट मान लो 10 एम्पियर आ गया, तो 10 एम्पियर आएगा तो बल्ब का ब्राइटनेस जो हमें चाहिए, ब्राइटनेस लेवल जो चाहिए वो लेवल तो मुझको मिलेगा नहीं, मतलब ब्राइटनेस बल्ब का कम हो जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो करंट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस करंट के फ्लक्चुएशन को हम क्या करना चाहेंगे कि नहीं हो, सर्किट के अंदर ये करंट का फ्लक्चुएशन नहीं हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंडक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये करंट के फ्लक्चुएशन को क्या करता है, रोकता है। तो पहला काम तो हो गया, इट इज स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी। दूसरा काम क्या है, इट कंट्रोल, मींस इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस, इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस।
it control the fluctuation of electric current and voltage into electric circuit. So basically this is the main role that play by this inductor. कोई प्रॉब्लम यहां पर? हेलो? No, sir. No, sir. ओके. अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि it stored magnetic energy. Now our target is to find how much that stored magnetic energy. Let's suppose L is the inductance ये given है हमको, that is given inductance. So अगर इसमें करंट अगर आई जा रहा है, अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो, और वो आई क्या कर रहा है आपका, चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो चेंज कर रहा होगा, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू आपका आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी. वी नो दिस थिंग, दैट इज फाइन. ओके. Yes, sir. ओके. सो ओके, नाउ व्हाट इज द पावर? पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, Upon हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. इलेक्ट्रिक पावर को हमने बताया था E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट. पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट. अगर मैं इसमें कह रहा हूं करंट आई जा रहा है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ये है, तो पावर जो इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस जो पावर होगा, मतलब एक सेकंड में जो वर्क होगा, दैट इज इक्वल टू अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, सिर्फ वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो कितना आ जाएगा? L इंटू आई इंटू डी आई बाई डी टी. करेक्ट? सही है? ओके. देन अगर मैं dt से dt कैंसिल कर दूं, तो टोटल वर्क, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L इंटू आई इंटू डी आई. अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, करंट है मान लो जीरो से पहले इसमें करंट जीरो था, और जीरो से फिर बाद में करंट कितना हो गया? आई. तो टोटल वर्क जो किया गया होगा, टोटल वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? W. L तो कांस्टेंट है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड शेप एंड साइज, जो कि हम चेंज नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई L इज कांस्टेंट, सो बाहर आ गया. I इंटू डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2. नाउ this work, we know that work is converted into some kind of energy, and that is energy. This work is actually energy, that is energy. But what is this energy? That is magnetic energy. So you can say UB, this is the magnetic energy stored in inductor, that is equal to 1 by half L into I square. 1 by half L into I square मीन्स अगर किसी भी इंडक्टर के थ्रू करंट आई जा रहा है, आई है, सो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा दैट इज 1 by half L into I square. 1 by half L into I square. Okay? Yes, sir. Okay. yes, sir. Yes. Okay. Okay. तो होता क्या है सर्किट के अंदर, मान लो सर्किट के अंदर होता क्या है कि ये इंडक्टर लगा दिया हमने और करंट मुझको चाहिए था, मान लो यहां पे करंट है 15 एम्पियर और मुझको करंट चाहिए यहां पे ओनली 10 एम्पियर. आई रिक्वायर्ड, ये मुझे रिक्वायर्ड इतना करंट चाहिए, बट मुझे यहां पे मिल कितना रहा है? 15 एम्पियर. तो होगा क्या, ये इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा.
ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये करंट को क्या करेगा, आईडी इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा, ये 5 एम्पियर, तभी मुझको यहां पे क्या मिलेगा, 10 एम्पियर मिलेगा। या फिर इस तरह से समझ सकते हो आप कि ये एक इस टाइप का बैटरी बन गया, ये जो पूरा इंडक्टर है वो इस टाइप का बैटरी बन गया। तो क्या होगा, 5 एम्पियर करंट इस बैटरी के अंदर जा रहा होगा, बाकी 10 एम्पियर यहां से निकल जा रहा होगा। तो ये जो 5 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रहा है, बैटरी के अंदर जा रहा है, तो जब बैटरी के अंदर करंट जाता है तो उसका मतलब क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये बैटरी ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो ये एनर्जी कितना स्टोर करके रखेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 L इंटू 5 का स्क्वायर। यहां पे एनर्जी इसने स्टोर कर लिया। और मान लो सपोज दूसरा सिचुएशन में कि यहां पर हमने दे दिया 5 एम्पियर करंट, और यहां पे मुझे आई रिक्वायर्ड चाहिए कितना, 10 एम्पियर। तो मुझे अब करंट ज्यादा चाहिए, तो यही बैटरी ये क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। मींस ये इस टाइप का बैटरी बन जाएगा। सो यू कैन से दैट विल सप्लाई आई इक्वल टू 5 एम्पियर मोर। तो अब जो ये इसके यानी ये एनर्जी जो सप्लाई कर, यहां एनर्जी स्टोर हो रहा था, यहां पे एनर्जी क्या होगा, डिलीवर कह देते हैं, एनर्जी डिलीवर, दैट इज इक्वल टू 1/2 L इंटू 5 का स्क्वायर। बट अगर यहां पे 10 एम्पियर चाहिए था और यहां पे भी मैं 10 एम्पियर दे रहा होता, तो इसके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होता और ना ही कोई एनर्जी यहां से निकल रहा होता। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब करंट रिक्वायर्ड करंट से ज्यादा है, करंट रिक्वायर्ड करंट से ज्यादा है, रिक्वायर्ड करंट अगर 10 एम्पियर है और उससे मेरे पास ज्यादा करंट है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टर एनर्जी के फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस करंट को स्टोर करेगा, मतलब एनर्जी को स्टोर कर लेगा, यहां पे एनर्जी को स्टोर कर लेगा। और जब मान लो करंट का रिक्वायरमेंट 10 एम्पियर का है बट सर्किट में 5 एम्पियर हो गया, तो ये फिर ये सप्लाई करने लग जाएगा। सो दैट बिहेव लाइक सम काइंड ऑफ स्टोरिंग, कभी स्टोर करेगा एनर्जी, कभी सप्लाई करेगा। जब हमें एनर्जी जितनी चाहिए उससे ज्यादा है, हमें 10 एम्पियर चाहिए था, जितनी एनर्जी चाहिए था उससे ज्यादा एनर्जी है, तो उसको स्टोर कर लेगा, और यदि एनर्जी कम है तो सप्लाई करने लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? हेलो? यस सर। यस। सो Yes, sir. बिल्कुल। तो ये देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अगर ये नहीं लगा रहा तो तुम समझ सकते हो कि करंट का फ्लक्चुएशन जब होगा तो तुम्हारा सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉपरली वर्क कराना है कि ताकि पावर का फ्लक्चुएशन हो तब भी आपका सर्किट स्मूथली रन करता रहे, उसके लिए आपको ये डिवाइस लगाना ही पड़ेगा, इंडक्टर। तो इसलिए इस डिवाइस को समझने के लिए इतने दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक 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 मैग्नेटिक, एक तो हमने देखा इसका एप्लीकेशन था कि अर्थ मैग्नेटिज्म को हम समझ पाए, दूसरा हमने एप्लीकेशन इसका ये देखा कि हम अभी एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर, बेसिकली दो टाइप के फंक्शन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो भी हमने दो चैप्टर पढ़ा है उसका दो ही मोटिव था, एक तो इस डिवाइस को समझना और जो हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म है उसको समझना। आगे एक और एप्लीकेशन देखेंगे, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका क्या हो गया, जनरेटर, दैट ऑल वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ अब एक टास्क ये है कि आई हैव टू फाइंड दिस एल, आई हैव टू फाइंड दिस एल because I say that this depend upon shape and size and material inside the inductor. So we have to find this L. Okay. So how we can find out? Actually, we use use this definition to find out this L. Okay. So let us try to evaluate L. कि मान लेते हैं हमारे पास ये इंडक्टर है विच इज, अब मैंने जैसे आपको बताया सोलेनॉइड है। सो दिस इज द इंडक्टर। लेट्स सपोज this is the capital L is the length of this inductor and N is the
total number of turns, total number of turns. So as I told you कि अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा that is equal to n into phi is equal to L into I. अच्छा, phi मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ विच इज B into S. S इज द क्रॉस. अगर इसको साइड से देखोगे, ऐसे करके साइड से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, सर्कल दिखाई पड़ेगा. सोलेनॉइड को अगर साइड से देखोगे तो सर्कल दिखाई पड़ेगा. सो दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस. अगर मैं मान लेता हूं सोलेनॉइड का रेडियस कितना है, R है, स्मॉल r है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? S इक्वल टू क्या लिखूं मैं? पाई r स्क्वायर. करेक्ट. तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई b इज इक्वल टू b इंटू पाई r स्क्वायर. तो अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करो, अब b अगर मैं कह रहा हूं करंट, हाँ, अगर इसमें करंट आई जा रहा है, इस सोलेनॉइड के अंदर करंट आई जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अंदर में सोलेनॉइड के, वो होता है म्यू नोड इंटू एन, स्मॉल एन. स्मॉल एन को हम लिखते हैं कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू में आई, है ना. स्मॉल एल का मतलब था नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ, पाई आर स्क्वायर. मैं पाई आर स्क्वायर ना लिख करके सरफेस एरिया लिख रहा हूं, सरफेस एरिया ही लिख रहा हूं. इसका रीजन है, मैं ऐसे ही लिखता हूं सिर्फ. तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? एन इंटू म्यू नोड इंटू एन अपॉन एल और इंटू एस इंटू आई इक्वल टू एल इंटू आई. तो आई से आई देखिए उड़ गया, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोड इंटू एन स्क्वायर इंटू एस अपॉन एल. ओके. अगर मैं यहां पे कहता कि एक रॉड रखा हुआ है अंदर के अंदर में एक रॉड रखा हुआ है आयरन का, तो मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया. पहले मीडियम फ्री स्पेस था तो हमने यहां पे म्यू नोड लिखा रखा है. बट अगर मैं आयरन का रॉड रख दूंगा यहां पर, सो वी हैव अ मटेरियल सो दैट हैव सम अदर परमेबिलिटी, सो वी कैन से L इक्वल टू म्यू आर एन स्क्वायर इंटू एस अपॉन एल. और यहां एस क्या है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया हम यहां पर एज्यूम क्या कर रहे हैं कि सरफेस जो है यहां पर देखने में, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही वायर का हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे शेप का भी हो सकता है. तो ये डिपेंड करेगा कि इसका क्रॉस सेक्शन किस टाइप का है. सो दिस इज द एल. यू कैन सी एल जो इंडक्टेंस है डिपेंड अपॉन यहां स्मॉल एन कर देता हूं, एल कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. स्मॉल एल इज द लेंथ, एल स्मॉल एल. So this is the, you can see this inductance of the inductor depend upon mu r depend upon material, इसके अंदर किस टाइप का मटेरियल रखा है. also depend upon number of turns, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, and also depend upon surface area or cross sectional area. You can say simple cross sectional area is more appropriate word. Cross sectional area of this solenoid, and L is the length of the solenoid. So this is a very, very important relation. Correct? Any problem? Hello? No, sir. Okay. अच्छा, इसको दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग. कैसे लिख सकते हैं इसको? एक और तरीके से लिख सकते हैं. कैसे कि L इक्वल टू, यदि आप देखो तो ये मैंने लिखा म्यू आर. यहां पर अगर मैं L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा एन स्क्वायर इंटू एस इंटू एल अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा.
तो सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, व्हाट इज दिस? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या बोलूं? हेलो, हेलो, अरे बताओ, हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? अरे यार, ये आपका अगर रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर एस हो गया, लेंथ एल हो गया, क्या देगा? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया देगा। कर्व सरफेस वॉल्यूम देगा। जैसे अगर सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन काटने पे मुझे सर्कल मिलता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और इनटू लेंथ कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? पाई आर वॉल्यूम। स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम मिल गया ना। हम्म। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इज व्हाट? योर वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनॉइड, volume occupied by the solenoid, whatever the volume occupied by the solenoid. Simple. Mu r into n by l का whole square into this what? V is the volume, volume occupied, volume occupied by solenoid, solenoid in a space. जो स्पेस है उसमें से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज V. You know this capital N by L is small n, number of turns per unit length. So you can say also inductance of the solenoid or inductor, that is mu r into small n ka square into volume. This is another relation. Correct? Okay. ठीक है, आगे बढ़े। जी। ओके ओके, तो अभी एक चीज देखो, अभी जैसे मैंने बोला ये इंडक्टर है आपका, और इस इंडक्टर के अंदर करंट आई जा रहा है, तो ये जो एनर्जी स्टोर करके रखेगा मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 L इंटू आई का स्क्वायर। अच्छा, 1/2 L के बदले अब मैं क्या लिख सकता हूं? L के बदले मैं लिख सकता हूं यहां पर ये म्यू आर इंटू स्मॉल एन स्क्वायर इंटू में V इंटू में आई स्क्वायर। करेक्ट? रिस्पॉन्स करो, ठीक है। सर आवाज नहीं जा रही क्या? सर हमारी हम लोग की आवाज बहुत लेट पहुंच रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, शायद लैग कर रहा नेटवर्क है। प्रॉब्लम। यस यस यस, हम्म। ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा, ओके कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, इसको मैं ले सकता हूँ म्यू आर से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू आर का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर अपॉन म्यू आर इंटू वी। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसको फिर क्या लिख सकता हूं मैं, ऊपर वाले टर्म को म्यू आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर। यस, गुड। इसे हम कहेंगे बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो होता है वो होता है म्यू आर इंटू स्मॉल एन इंटू आई, सो बी स्क्वायर इंटू वी अपॉन में टू म्यू आर। अच्छा, अगर मैं टोटल एनर्जी, ये हो गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी,
मैग्नेटिक एनर्जी। क्यों मैग्नेटिक एनर्जी कह रहा हूं? बिकॉज बी आ रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, दैट इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। सो दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ये जो एनर्जी स्टोर करके रखेगा, दैट इज व्हाट, इसका एनर्जी कुछ, डेंसिटी। वेरी गुड, एनर्जी डेंसिटी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, यू, स्मॉल यू। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मींस एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा? 1/2 बी स्क्वायर अपॉन में यू नोट। ये याद करिए, एक ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट में हमने ये पढ़ा था कि यदि ये एक फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है हमारे पास, और उस फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है, सॉरी ई है, ये फ्री स्पेस है, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एनर्जी जो स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगा, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। उसी तरह से यदि मेरे पास फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उस जगह पर एनर्जी स्टोर्ड है, मैग्नेटिक एनर्जी मींस एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा 1/2 म्यू आर बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नोट। तो अगर स्पेस के अंदर दोनों फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उस जगह पर, उस स्पेस में, उस स्पेस में मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि कोई पॉइंट है, ये मान लो पूरा स्पेस है, उस स्पेस पे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका मतलब क्या है? इस जगह पर एनर्जी स्टोर है, इस जगह पर एनर्जी, इस जगह पर एनर्जी स्टोर है, और वो दोनों एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी स्टोर है। समझ में आया मेरी पूरी कहानी, फिलॉसफी क्या है? यस सर। ओके। सर एक और बार। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर फ्री स्पेस है, जैसे कि फ्री स्पेस है, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्री स्पेस जैसे कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता था सिर्फ, तो अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ई है तभी एनर्जी है। उसी तरह से अगर फ्री स्पेस के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो ये होगा। अगर ये नहीं होता तो ये एनर्जी नहीं होता उस जगह पर। तो मान लो स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लो, स्पेस में अभी जहां पे आप बैठे हो, यहीं पे कहीं पे भी स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लो, अगर उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आगे, पूरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर स्पेस में कोई भी पॉइंट, आप जहां पे बैठे हो वहां पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, तो उस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर एनर्जी स्टोर्ड है। बात आ रहा समझ में? उस पॉइंट के ऊपर क्या स्टोर्ड है? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी भी है। करेक्ट? यस सर। ओके। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी नो दैट, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करता हूं थोड़ा सा, कि सन है हमारे पास, एंड सन और एनीथिंग, ठीक है, जो कि लाइट को एमिट कर सके, एंड वी नो दैट, वी एवरीवन नो दैट, और नहीं जानते हैं तो आपको लेक्चर भेजा है मैंने, देखिएगा।
that actually emit a wave, electromagnetic wave. Electromagnetic wave. Light is what kind of wave? It is an electromagnetic wave. Light is your electromagnetic wave, EM wave. And what is the wave? Wave is actually what? It is a carrier. Wave is a carrier who carry disturbance, or energy or momentum from one point to another point. Let try to understand what does it mean. क्या मैंने कहा? Okay, before going into this thing, just try to understand what is the wave. Okay, so let us suppose you have a string. Let us suppose you have a string. We will discuss this thing in very detail. और ये string जो है दीवार से fix है. Let's suppose you have a string and this is fixed from this, यहाँ से बांध दिया इसको. And now what I do, I just snap, means pull कर दिया नीचे के इसको एक बार snap कर दिया. तो snap करोगे तो क्या होगा? एक pulse create होगा. ऐसे करके एक pulse create होगा. We just snapping this, means अपने हाथ को ऊपर नीचे किया जिसकी वजह से ये create हुआ. ये क्या हुआ? डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ. मींस हमने यहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया है. इस एंड के ऊपर हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है. तो ये जो डिस्टरबेंस है, आप देखोगे पहले यहां पे था, कुछ देर बाद ये यहां पहुंच जाएगा, इस जगह पर कुछ देर बाद यहां पहुंच जाएगा. मींस दिस डिस्टरबेंस इज मूव फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेव. Wave is a what? Carrier who carry disturbance, who carry or who transfer. Wave is the carrier who transfer energy, momentum, or whatever kind of energy. यहां इसको snap करने में जो आपको लगा होगा, energy लगा होगा. So स्नैप करने में कुछ एनर्जी लगा होगा. मींस यू इम्पार्ट सम एनर्जी. दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज वेल एज यू डिस्टर्ब दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स. यहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं एंड दिस डिस्टर्बेंस ऑल्सो मूव. मोमेंटम इज ऑल्सो ट्रांसफर. सो वेव एक्चुअली ट्रांसफर दिस थिंग. So let us try to understand electromagnetic wave. So what happen in any how mechanism, कोई भी mechanism हो सकता है. We will see this thing in very detail. Okay, आप नहीं तो आप वो lecture को देखो तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा how electromagnetic wave is create. So कोई एक mechanism है. Okay, you know that suppose you take अभी जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये जब modern physics पढ़ाऊंगा तो modern physics में देखोगे when electrons move, means charge particles accelerate. When charge particle accelerate, that produce some kind of disturbance in electric field and magnetic field into the space. Let us try to, when charge particle accelerate into the space, charge particle accelerate or vibrate, that produce disturbance in electric field and magnetic field. We know this thing कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. बट जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, मींस उसकी स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज करेगी, या वाइब्रेट करेगा तो उसकी स्पीड जो होगी टाइम के साथ चेंज करती रहेगी. दैट टाइम that produce both kind of field, electric field and magnetic field, into the space. So what happen in the sun? There is certain kind of reactions, nuclear fusion reactions that will be occur. Because of that, huge amount of energy is liberate, और उसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं. वो अलग मैकेनिज्म है. सन के अंदर क्या होता है वो तो बात की बात है. फिलहाल समझिए इतना ही होता है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है. एंड दैट डिस्टर्ब मींस व्हाट? दैट इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट.
that is change with respect to the time, that change with respect to the time, that disturbance suppose यहाँ पे disturbance create हुआ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, so this disturbance is travel from this location, यहाँ मान लो अर्थ है, this location to this location through a carrier, that is what, your wave, that is your what, wave, and that is what whole thing is called electromagnetic wave, and that is transverse wave. So you know, स्पेस में अब कहीं पे भी अगर आप पॉइंट कंसीडर कर लोगे, जहां जहां पे लाइट है, जहां जहां पे भी लाइट है, अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारे चारों और भी लाइट है, सो एवरीवेयर यू हैव एनर्जी, एवरीवेयर, स्पेस में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां एनर्जी नहीं है, सब जगह एनर्जी है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज either in the form of electric field, either in the form of magnetic field, either in the form of gravitational energy field. Energy everywhere is energy, everywhere in energy, in the form of energy. और आइंस्टाइन का मानना यही था दैट एनर्जी एक्चुअली, जो उसने कॉन्सेप्ट दे रखा है कि कन्वर्ट हो जाता है, क्या कहता है कि प्लैनेट कैसे बना और ये सब कैसे बना, वो एक्चुअली इसी तरह से एक्सप्लेन किया कि हर एक जगह एनर्जी है, and that energy converted into mass, or mass converted into energy. Okay, so that energy is converted into mass or mass converted into energy. तो कुछ हुआ होगा कंडेंस, जब शुरुआत में जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, उस टाइम पर क्या होगा कि बहुत बड़ा कुछ एक्सप्लोजन या कुछ भी हुआ होगा, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी होगी, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चारों ओर फैली होगी। वो एनर्जी धीरे धीरे क्या हुआ, कंडेंस होता गया, मींस गैस था, वो गैस कंडेंस होता गया, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी अवेलेबल था, वो एनर्जी कंडेंस होता गया, एंड दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, एनर्जी ट्रांसफर इनटू द मास, मास के अंदर कन्वर्ट होता गया। उस तरह से ये सभी चीज जो है बना है, वो अलग ही एक लेवल है, वो उतना डिटेल में नहीं जाना, बट फिलहाल समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमें समझना है। आप देखना इस वीडियो को, सब समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, नहीं होता। कुछ ना समझ आए तो मैं बताऊंगा। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से, मींस यू कैन इमेजिन एवरीवेयर इज एनर्जी, हर एक जगह एनर्जी है, स्पेस में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे एनर्जी नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पे लाइट है और हर एक जगह पे कोई ना कोई प्लैनेट है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशन फील्ड है। तो हर एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर जहां फील्ड नहीं है वहां पे कोई एनर्जी नहीं है। ऐसा कोई भी यूनिवर्स में ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पे फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा या चाहे ग्रेविटेशन फील्ड होगा। अगर ये तीन चीज में से कोई भी एक चीज अवेलेबल है, मींस वहां पर एनर्जी है। ठीक है, Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस, समझ रहे हो, दुनिया को समझ सकते हो आप, है ना? Yes, sir. Okay, so that is what self induction. Now, okay, now mutual induction. ठीक है, mutual induction. तो जैसे मैंने, ओके, मैं जस्ट फिगर दिखाता हूं आपको, तब अच्छे से और आएगा। देखिए, ये क्या है कि आपके पास दो डिफरेंट, मींस ये एक अलग कॉइल्स है और ये अलग कॉइल्स है, इसका इसमें इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मींस पहले तो सभी एक ही साथ थे, कॉइल्स यहां पर सभी एक ही साथ थे, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये अलग सर्किट से कनेक्ट होगा, ये अलग सर्किट से कनेक्ट होगा, मींस इसको कोई और एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा, इसको कोई और एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा। पर है क्या चीज, तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर इस कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है, मान लो इस कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज होता है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, करंट चेंज करने से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, जिसकी वजह से इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, दूसरे कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और दूसरे कॉइल में जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इसमें करंट चेंज होने की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है इंडक्शन, वो दो अलग अलग कॉइल्स के अंदर हो रहा है, जो दो अलग अलग टाइप के सोर्स से कनेक्ट होंगे, बट यहां पर भी इंडक्शन हो रहा है,
बट ये जो इंडक्शन है इसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यहां पर सेल्फ इंडक्शन हो रहा था, खुद एक ही कॉइल था, एक ही कॉइल था, यहां पर एक ही कॉइल था, उसी के अंदर हो रहा था करंट में चेंज होने की वजह से। बट यहां पर इसमें चेंज आया, उसके वजह से दूसरे में आ रहा है, इसमें चेंज आएगा, उसके वजह से दूसरे में आएगा। तो दैट इज व्हाट सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Okay. Then again we have first mathematical definition. Mathematical definition. तो पहला डेफिनेशन आपका ये है कि हो क्या रहा है कि हम दूसरे में देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, phi2 दूसरे में चेंज होगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n2। तो टोटल फ्लक्स जो दूसरे में चेंज होगा वो n2 इंटू phi2 होगा। बट ये जो चेंज आएगा वो किस वजह से आएगा, इसमें चेंज जो आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन I1। इसमें जो करंट चेंज होगा उसके वजह से फ्लक्स इसके थ्रू चेंज होगा। सो यू कैन से दैट दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अगर ये करंट हम चेंज कराएंगे तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो चेंज है। सो यू कैन से चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2। तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे देन यू गेट कांस्टेंट इनटू phi2। दूसरे में फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके वजह से, पहले में करंट जो चेंज हुआ उसके वजह से, मींस दिस इज अ कॉज, और इसमें इफेक्ट दिख रहा है। सो M21 मींस फ्लक्स चेंज थ्रू 2 due to 1। सो दिस इज I1। और उसी को उल्टे में हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो इसमें करंट चेंज होगा तो उसके वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो वी कैन से N1 phi1 flux through this coil is equal to M12 into I2। वेयर अब यहां पर एक चीज है कि M12 ये जो इसे और M21 इसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये दोनों बराबर होता है, M12 और M21 जो है वो दोनों बराबर होगा। एंड यू कैन राइट सिंपल M। एंड योर होमवर्क टू टेल मी हाउ, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट। पहले आपको M12 कैलकुलेट करना है, फिर M21 कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे L कैलकुलेट किया था, जैसे मैंने यहाँ पे L कैलकुलेट किया है, ये L मैंने फाइंड किया था, वैसे ही आपको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। एंड सेम मैनर जैसे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इन सब चीज पे डिपेंड कर रहा है, शेप साइज और मटेरियल के ऊपर, तो ये भी क्या डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज एंड लेंथ और मटेरियल। तो ये आपको बताना है ये क्या होगा, सिंपल। नाउ दूसरा डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन इजी। सेकंड डेफिनेशन कि इसके अंदर करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल 2 के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, ड्यू टू 1 ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 ड्यू टू 1, and that is equal to minus M21 di1 by dt। करंट इसमें चेंज होगा जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी तरह से epsilon12 ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 ड्यू टू 2, that is equal to M12
di2/dt, करेक्ट? Yes, sir. यस। तो ये कर लोगे ना, ये निकाल लोगे ना m12 और m21, ये मैं कैलकुलेट करूं? Yes, sir. ओके, कर लोगे तो मैं छोड़ता हूं। हाँ. ठीक, ओके ओके। सो वन मोर होमवर्क, हाँ, एक और एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को। फाइंड द इंडक्टेंस। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो कॉइल्स था, ये जो मैंने कॉइल्स बनाया था, ये जो कॉइल्स बना रखा है वो एक सोलेनॉइड की तरह बन गया, ये सोलेनॉइड की तरह बन गया। बट मैं सोलेनॉइड ना बना करके टोरॉइड बना दूं, है ना, टोरॉइड बना दूं, मींस हमारे पास टोरॉइड में क्या होता था कि हमारे पास ये एक ऐसे करके टोरॉइड कुछ इस तरह से होता था, ये होता था, और इसके ऊपर हम लोग यूं करके कॉइल्स को लपेट देते थे। सो दिस इज व्हाट योर टोरॉइड। तो इसका आपको फाइंड करना है, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड है ना, टोरॉइड इफ if cross section of toroid is rectangular means what, कि अगर इसको आप काटोगे, इसको काटोगे तो काटने पे आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा, रेक्टेंगुलर ओके, रेक्टेंगुलर मींस रेक्टेंगुलर जिसका हाइट h होगा और ये आपका होगा, ये आपका होगा, ये मान लो a होगा, और टोरॉइड का इनसाइड रेडियस जो है वो r1 है और आउटसाइड रेडियस जो है वो r2 है। तो इस टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? ठीक है, मींस पहले हम लोग ये जो कॉइल्स था उसको हम लोग सोलेनॉइड के ऊपर लपेट रहे थे, है ना, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, टोरॉइड के ऊपर, मींस एक ऐसे करके पूरा एक सर्कुलर बार है हमारे पास, सर्कुलर बार है, उस सर्कुलर बार के ऊपर ये कॉइल्स को लपेट रहे हैं। पहले क्या था हमारे पास, एक रॉड था, उस रॉड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, रॉड के ऊपर, ये रॉड था हमारे पास, इस रॉड के ऊपर हम लोग कॉइल्स को लपेट रहे थे। बट अब हमारे पास रॉड नहीं है, एक सर्कुलर बार है, सर्कुलर, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को लपेट दे रहे हैं, और आपको बताना है कि इसका कितना ये होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, एंड n इज द टोटल number of turns. So this is your homework, huh? So this is the homework, you have to find it. So we actually finished this chapter, so I think this all things are covered. Okay, एक important एक चीज और रह गया, बस खत्म हो गया चैप्टर। Now combination of inductor। मैं डायरेक्ट बताता हूं, क्योंकि इससे को आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो, वेरी इजी चीज है, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि अगर मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता था वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं, ये दो इंडक्टर लगाया, ये क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ए बी सी। इसका इंडक्टेंस मान लो L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, और इसको मैं सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस करूं, सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस करूं, तो जो L इक्विवेलेंट होगा, L इक्विवेलेंट जो होगा वो आपका, यू कैन प्रूव लाइक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में हम लोगों ने फाइंड किया था कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सो यू कैन फाइंड आउट, तो दैट इज डायरेक्टली, दैट्स व्हाई L1 प्लस L2।
उसी तरह से अगर सीरीज में लगा होगा, अगर सीरीज में लगा होगा ये इंडक्टर, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसका इंडक्टेंस, इसका L3 हो गया। सो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा सिंपल, L इक्विवेलेंट 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यू कैन से 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3। so this is the your, so we covered all the topic। हाँ, अब इसमें एक और चीज आता है कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जैसे जब हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ लिया था और रेजिस्टेंस पढ़ लिया था, तो मैंने आपको आरसी सर्किट बताया था कि अगर रेजिस्टेंस लगा होता है और कैपेसिटर दोनों लगा होता है तो फिर हम क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है। और ये हमने देखा था कि करंट है ना, जब रेजिस्टेंस, आरसी सर्किट कहते थे उसको, आरसी सर्किट। तो इसी तरह से हमारे पास आरएल सर्किट होता है। आरएल सर्किट मींस रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से एलसी, एलसी सर्किट होता है। एलसी सर्किट में क्या होगा, इंडक्टर लगा होगा और कैपेसिटर लगा होगा। और एक और होता है आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। तो आरएलसी सर्किट, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और आपका कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। और इन सभी को अभी अभी मैंने आपको जबकि एसी नहीं पढ़ाया है, तो हमें पहले ये देखना कि अगर ये डीसी के साथ कनेक्ट होंगे तो कैसे क्या काम करेंगे। जैसे यहां पे डीसी लगा रखा था, यहां पे भी हम डीसी लगा रहे हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अलग से। बट जब क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसी से इसका रिलेशन जो है मैं बिठाऊंगा और तब जो है इजी और इजी रहेगा समझना इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन से, सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस ऑक्सीलेशन से। सो कल से जो है हम लोग ये चैप्टर मैंने 4 क्लास पे ले रखा है, आगे जो है वो स्टार्ट करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाऊंगा बस, बाकी मैं उससे आगे से ही स्टार्ट करूंगा, क्विकली रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद फिर आगे से हम देखेंगे। यस सर क्वेश्चन